हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये जो आपका चैप्टर 2 है वो रिवाइज कराऊंगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी था क्या दोस्तों? आपको याद होगा, अ, हमारे को हमारे जितने समझदार लोग थे उन्होंने ये समझाया था कि हमें, जैसे फिलिप्स बी क्रॉस्बी थे, उन्होंने हमें समझाया था कि हमें सही चीजें करनी चाहिए, डूइंग द राइट थिंग्स एंड नॉट डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। उन्होंने ये बोला था अपनी बुक क्वालिटी इज फ्री में, क्योंकि उनका मानना ये था कि क्वालिटी की कॉस्ट आप जो भी इनकर कर रहे हैं वो वेस्ट है। आपने कहा क्यों सर? आपको याद होगा फैगमबम ने तो ये तक कहा था कि जो कॉस्ट आप डिफेक्टिव्स वगैरह पे लगा रहे हैं, उतनी उतना जो टाइम कॉस्ट आप उस पे लगा रहे हैं वो एक हिडन प्लांट की इक्विवेलेंट है। आपने कहा सर ऐसा क्यों? मैं हल्का सा याद दिला दूं। एक उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, क्रॉसबी ने ही। उन्होंने कहा देखो, चार तरीके की कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी: प्रिवेंशन, अप्रेजल, फेलियर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। और इंटरनल फेलियर मतलब कोई ऐसा डिफेक्ट जो हमारे यहाँ ही पकड़ा गया। या चालू ही समझा दे रहा। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन का मतलब आपने कोई भी ट्रेनिंग रखी, पॉलिसी बनाई या कुछ भी ऐसा किया जिससे आप कोशिश कर रहे हैं कि ये डिफेक्ट आए ही ना। अप्रेजल, आप किसी भी चीज की टेस्टिंग कर रहे हैं, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसको आप अप्रेजल बोलते हैं। किसी भी चीज, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मशीन हो, फिनिश गुड्स हो, तो आप ये कह रहे हैं कि आप उस चीज के ऊपर इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि चीज एज डिजायर्ड है या नहीं। देन इंटरनल फेलियर, अब कोई भी अगर नुकसान मुझे विद इन फैक्ट्री हो रहा है, कोई भी अगर नुकसान मुझे विद इन फैक्ट्री हो रहा है, उसे इंटरनल फेलियर बोलेंगे। आपने का मतलब, मैंने कहा मान लीजिए मटेरियल जो लगाया था उससे जो प्रोडक्ट बना वो अच्छा नहीं बना, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना, तो आप उसको क्या कहेंगे? इंटरनल फेलियर। रिजेक्ट्स है ना ये। आपने कहा अगर मान लेते हैं कि आपकी एक मशीन का पार्ट टूट गया, नुकसान हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? विद इन दी फैक्ट्री हो रहा है। तो आपने कहा अच्छा सर, ये इंटरनल फेलियर है। अब एक्सटर्नल फेलियर, कोई नुकसान कस्टमर ने हमें बताया या कस्टमर के एंड पे हो रहा है। अब वो कैसा हो सकता है? कस्टमर छोड़ के चला गया, कहता बेकार प्रोडक्ट है, मैं नहीं आपसे खरीदूंगा। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दी, कस्टमर ने कस्टमर केयर पे वारंटी क्लेम्स के लिए कॉल किया, वारंटी क्लेम्स के लिए हमने टाइम लगाया, हमारी टीम लगी, जो भी लगा, चाहे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ही क्यों नहीं लगाओ। तो वो सारी जो कॉस्ट है, वो सारा जो टाइम है, वो एक्सटर्नल फेलियर। तो आपने कहा कि सर ये प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर है तो, लेकिन ये होता क्यों है? मैंने कहा देखो, पहला वाला खर्चा प्रिवेंशन और अप्रेजल तो हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे गुड्स गुड क्वालिटी के हो, कंफॉर्मेंस के हो। इसलिए हम इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस या कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। और अगर वो गुड्स या जो कुछ भी है हमारा कंफर्म नहीं कर पा रहा गुड क्वालिटी को, तो आप कहेंगे उसे कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस या फेलियर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कहेंगे, जो कि इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर में डिवाइड होता है। ठीक है। मैंने आपको एक बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में एक लिस्ट दी थी, जिसके अंदर आपको एक एक टाइप के मीनिंग समझाए थे। प्रिवेंशन का मीनिंग समझाया था, अप्रेजल का मीनिंग सिखाया था, इंटरनल का सिखाया था, एक्सटर्नल का सिखाया था। सबका इन डेप्थ मीनिंग मैंने सिखाया था। ठीक है। एक एक चीज का मैंने कहा था ये एग्जांपल्स आपने डिटेल में पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये देखा जाता है कि ये पूछ लिया, मतलब ये टॉपिक आ जाता है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कर्व के बारे में समझा था। फिर मैंने आपको समझाया था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कर्व क्या है, और मैंने आपको बताया था देखो,
क्वालिटी के अंदर क्या होता है, जब हम अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट पे ध्यान दें, इसमें प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट अगर आप बढ़ा दें, मतलब कन्फर्मेंस के लिए आप जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो बढ़ा दें, सो ऑब्वियसली आपके फेलियर रिड्यूस हो जाएंगे। ऑब्वियसली क्या होगा, आपके फेलियर, अगर आपने प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट बहुत हाई रखी हुई है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, मतलब फेलियर की कॉस्ट, चाहे वो इंटरनल फेलियर हो चाहे वो एक्सटर्नल फेलियर हो, वो आपके बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपने अप्रेजल और प्रिवेंशन की कॉस्ट बहुत कम रखी हुई है, सो ऑब्वियसली आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर बहुत ज्यादा होगा। तो आपने कहा कि सर देयर मस्ट बी एन ऑप्टिमम लेवल जहां पे आप कहेंगे ये मीट करे, मतलब जब भी मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, देखिए जैसे ही मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करता हूं, इंटरनल सॉरी अप्रेजल और प्रिवेंशन कॉस्ट की, मतलब कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस की, मेरी ऑब्वियसली क्या हो रही है, अगर आप ध्यान दें, इंटरनल और फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट मेरी रिड्यूस होती जा रही है। तो ऑब्वियसली मैं उस लेवल तक जाना चाहूंगा जहां पे जो मेरी एडिशनल कॉस्ट है अप्रेजल और प्रिवेंशन की, वो इक्विवेलेंट हो सेविंग्स के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर के, क्योंकि उसके बियॉन्ड मेरी कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगी। यहाँ तो मेरे को मालूम है मेरी कॉस्ट कम होती जा रही है, क्योंकि मैं अगर 100 रुपी इनकर कर रहा हूँ कन्फर्मेंस की कॉस्ट पे, तो 150 रुपीज का मुझे सेविंग हो रही है इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर पे। तो आपने कहा जिस पॉइंट पे 100 का फायदा होगा, मैं वहां पे मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए। या फिर अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आपकी ऑप्टिमम कॉस्ट है, लेकिन आपने कहा ऑप्टिमम कॉस्ट पे नहीं रखना मेरे को, तो ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मेरी कॉस्ट से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरे गुड्स अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बने। सो ऑब्वियसली आप कह रहे हैं 100 करके बढ़ाते चले जाओ, चाहे आपको जो बेनिफिट है, किसमें बेनिफिट, आपने कहा कि सर सेविंग्स जो इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में है वो सिर्फ 80 रुपीज रह जाए, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी का गुड्स बनाने हैं। सो ये बेसिकली ये चार्ट, ये पर्टिकुलर ग्राफ वही डिपिक्ट करता है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किस तरीके से मूव करती है। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली टोटल क्वालिटी कॉस्ट यहाँ पे लोएस्ट होगी, और क्योंकि ये इनिशियल में कम हुई, फिर बढ़नी शुरू हुई। फिर हमने आइसबर्ग मॉडल देखा था। आइसबर्ग मॉडल आपका बहुत ही सिंपल है, ये सीधी सी बात बोलता है कि हमारे जो विजिबल वेस्ट है, जो विजिबल आप कहेंगे फेल्योर है, वो तो हमें बड़े आसानी से दिख जाते हैं, और हम उसी पे फोकस करते रह जाते हैं, जो कि अपने आप में एक गलत सोच है। What we need to do, we need to focus on those that are invisible, जो क्लियरली ना दिखे, जैसे लेट पेपर वर्क है, आपने का अनयूज्ड कैपेसिटी है, इन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ही जेनेसिस है बाकी डिफेक्ट्स के, बाकी एरर्स के। तो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ विजिबल पे ध्यान दें, आपको किस पे ध्यान देना है, आपने इनविजिबल पे भी ध्यान देना है। ये सर एडवर्ड डेमिंग थे। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इन्होंने भी टीक्यूएम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई। उन्होंने कहा देखो एक कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उन्होंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और उन्होंने कैसे समझाया इस कॉन्सेप्ट को, वो कहते हैं कि देखो जो मेरा टीक्यूएम है ना, वो क्या है, टीक्यूएम मेरी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें मैं सबके साथ बैठा हूँ, मेरी टीम के साथ बैठा हूँ। मैं पूरी हिस्ट्री पे नहीं जा रहा कि एडवर्ड डेमिंग यूएसए में थे और स्टैटिस्टिशियन थे, प्रोफेसर थे, उनको जापानीज ने बुलाया। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट हिस्ट्री। वो आपको अच्छे से याद हो, नॉलेज हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं अब वापस, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, मैं सिर्फ बेसिक्स पे हूँ। तो यहाँ पे टीक्यूएम होता क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपने कहा कि सर टीक्यूएम का मतलब आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज क्वालिटी। अब उसके लिए आपने जैसे क्वालिटी सर्कल्स बनाए। क्वालिटी सर्कल्स होते क्या हैं, मैंने आपको समझाया था क्वालिटी सर्कल्स के बारे में, पढ़िए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अ क्वालिटी सर्कल इज अ वॉलंटियर ग्रुप ऑफ वर्कर्स who meet and discuss issues to improve any aspects of workplace and make presentations to management with their ideas। आपने कहा ये है क्या, आपने कहा क्वालिटी सर्कल कुछ नहीं है,
आपसे कहता है ये ऐसे वर्कर्स का ग्रुप है जो कि हर जो डिस्कस करता है और अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता है मैनेजमेंट को। तो आपने कहा ये स्पेशल ग्रुप होता है, मैंने कहा नहीं। हम लोग हम लोग जब टीक्यूएम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो सर वो एडवर्ड डेमिंग और जितने भी उस समय के हमारे पर्टिकुलर बहुत रेस्पेक्टफुल लोग थे, गुरुज थे, क्वालिटी गुरुज थे, उन्होंने बड़े सिंपल सी बात बोली। उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा फिलिप्स बी क्रॉसबी थे, डेमिंग थे, आप जानते हैं जोसेफ जुरैन थे, फैगम बॉम थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो आपको टीम को मोटिवेट करना है। और कैसे मोटिवेट करेंगे? आप कहेंगे पहले क्या होता था, लोगों से हंटर बेस पे काम कराया जाता था 1950s 60s में। आप जितना हंटर चलाएंगे उतना ज्यादा काम करेगा, ये एक थॉट प्रोसेस थी। बाद में क्या सोचने लगे लोग, ये सोच ही गलत है कि जितना हंटर चलाएंगे उतना ज्यादा काम होगा। आपको करना क्या चाहिए, रेदर आपको ये सोचना चाहिए कि वर्कर्स के पास जाइए, उनसे कहिए कि आपके हिसाब से हमें अगर गुड्स को इंप्रूव करना है तो आपके क्या सजेशंस हैं। अब ऐसे में, अब उस जमाने के हिसाब से सोचिए, थिंक इवन इन टुडेज वर्ल्ड। आप जानते हैं, एक एक मान के चलिए, आपने किसी भी शॉप तक पे देखो, मैं बड़ी फैक्ट्री तो छोड़ दो, किसी शॉप पे भी जाएंगे तो वहां पे जो आपका लाला होगा, वो अपनी किसी एम्प्लॉय को बोलने तक नहीं देगा, वो कहेगा अपना दिमाग मत लगा, जो मैं कह रहा हूं वो कर। दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना चाहिए? एम्प्लॉय से कहना चाहिए कि आप सजेशन दो कि आपके हिसाब से कहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। अगर हमें सही लगता है हम डेफिनेटली आपके साथ बात करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे। इससे एम्प्लॉय के अंदर एक मोटिवेशन आएगा। और आप कह रहे हो कि क्वालिटी सिर्फ एक टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं रह जाएगा, सबका काम हो जाएगा, सब उसके हिसाब से सोचेंगे। और देखिए, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो और ज्यादा मेहनत करेगा। साथ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है इससे। मतलब ये क्वालिटी जो है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं है, ये पूरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन में है। पूरी टोटल ऑर्गेनाइजेशन किसके हिसाब से सोच रही है? क्वालिटी के एस्पेक्ट से सोच रही है। तो इसीलिए हमने कहा, इसका नाम रखा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका जो बेसिकली जेनेसिस था नेम का, वो फैगनबॉम से आया था, लेकिन सबने यूज करना शुरू कर दिया। और आपने कहा कि सर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या बन गया? एक सीधी सीधी बात बन गई, जिसमें आपने कहा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सिंपल वो है कि हमारे को कस्टमर को फोकस रखते हुए, किसको फोकस रखते हुए? ऑब्वियसली क्वालिटी किसके लिए बना रहे हैं? कस्टमर। कस्टमर का फोकस रखते हुए आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सबको इन्वॉल्व करके चलना है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है? सबको इन्वॉल्व करके चलना है। सबसे सजेशंस लेने हैं, सबको कहना है कि क्वालिटी के एक्सपेक्ट से सोचिए, सबके सजेशन लेने हैं। जहां तक पॉसिबल हो उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना है। आपने कहा, और हाँ, इस पे रुक नहीं जाना है, आपको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते चले जाना है। दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब आप इसको किसी भी तरीके से अपने वर्ड्स में लिखिए, चाहे आप इनकी डेफिनेशन याद करिए, दैट इज अप टू यू। फिर मैंने आपको समझाया था कि 6 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं टीक्यूएम के। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीक्यूएम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपने डेफिनेशन बनाई है कि एम्प्लॉय होना चाहिए, सब होने चाहिए, एम्प्लॉय भी सोचे, तो आपके क्या चीजें ध्यान रखनी है, मेनली क्या क्या ध्यान रखना है? आपको मालूम है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि कस्टमर पे फोकस होना चाहिए। आपको मैंने पीपीटीज में डिजाइन वगैरह, फोटोज वगैरह दिखाई थी। मैं अभी पीपीटी वगैरह नहीं खोल रहा, अभी मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे रुका हुआ हूँ। आपने कहा कि हाँ सर, बहुत अच्छी अच्छी जीआईएफ थी। आपको मैंने समझाया था कि देखिए, कस्टमर का फोकस होना चाहिए। याद रखिए, आपका कमिटमेंट होना चाहिए, किसका? टॉप लेवल का कमिटमेंट होना चाहिए कि यार इसको इंप्लीमेंट करना है। कस्टमर का फोकस होना चाहिए कि आपको कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है, कस्टमर की आइज में वैल्यू जनरेट करनी है, अच्छी क्वालिटी गुड्स देनी है। आपको टॉप लेवल से कमिटमेंट रखना है। आपने कहा एक कल्चर डेवलप करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि सारे लोग खुशी से इसको इंप्लीमेंट करना चाहें। ये ना हो कि आप उन पे जबरदस्ती कुछ इंप्लीमेंट कराने के लिए कह रहे हो। आप सबको चाहें, आप सबके दिमाग में इस तरीके से आप ट्रेनिंग दीजिए, एक कल्चर क्रिएट करिए कि सब खुशी खुशी उसी चीज को फॉलो करें, सब खुशी खुशी उसी चीज को फॉलो करें। और एक हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि देखो, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान के चलिए हमारी वॉर है एक्स कंट्री के साथ। तो आप सब के अंदर एक कल्चर क्रिएट करती है गवर्नमेंट की हम लोगों को साथ में चलना है।
और हम लोग सब उसके बाद साथ में चलते हैं, एक टीम की तरह बोलते हैं कि हाँ हम लोग उस कंट्री के साथ फाइट करेंगे, है ना। तो आपने कहा कि सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहे हैं। हम सबका कल्चर होता है तो हम लोग सब एक एंथुसियास्टिक होके वर्क करते हैं। अगर हमारे बीच में कल्चर ना हो, हमारे बीच में, अब मैं आपको बताता हूँ सिंगापुर में इस समय सिंगापुरियन गवर्नमेंट सबसे ज्यादा ट्रबल में क्यों है। उनके साथ सबसे बड़ा इश्यू ये है कि उनके जो उनके जो सिविलियंस हैं, जो उनके सिटीजन्स हैं, वो आज की डेट में पैट्रियोटिक नहीं रह गए। उनको जबरदस्ती पैट्रियोटिज्म सिखाना पड़ रहा है। उनका कल्चर खत्म हो चुका है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट, नॉट टॉप मोस्ट, कभी कई बार टॉप मोस्ट होता है उनका पासपोर्ट, कई बार वन ऑफ द टॉप मोस्ट होता है, इट डज नॉट मैटर। तो उनके पासपोर्ट की पावर बहुत ज्यादा है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी मूव कर सकते हैं, उनको बहुत वैल्यूएबल माना जाता है। तो आपने कहा कि सर उनके अंदर आज की डेट में पैट्रियोटिक फीलिंग खत्म होती जा रही है। खैर ये तो पैट्रियोटिक एंगल आ गया, गलत एंगल पे चला गया मैं। मीनिंग सही है, गलत एंगल है। हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर डेवलप करना है ताकि सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी चीज को फॉलो करने की सोचें, सब कहें कि हाँ यार क्वालिटी पे हमें फोकस करना है, ये नहीं कि क्वांटिटी, क्वालिटी पे फोकस करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अच्छा एक चीज याद रखना, कॉपरेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आपने कहा कि सर जब हम कल्चर डेवलप करते हैं तो ऑब्वियसली हर किसी का कॉपरेशन, चाहे वो छोटे लेवल एम्प्लॉय हो चाहे वो बड़े लेवल एम्प्लॉय हो, सबका कॉपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने बड़े लेवल एम्प्लॉयज के अंदर कल्चर डेवलप किया और वही कॉपरेट कर रहे हैं और जूनियर लेवल एम्प्लॉयज आपका वर्क पे हेल्प नहीं कर रहे, तो आप टीक्यूएम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने कहा कि सर ये तो एक एक बीज की तरह है, ये एक आंट्स की तरह है, जिसमें आप क्या कह रहे हैं, सारी आंट्स मिलके ही जीत पाती हैं, सारी बीज मिलके ही आपका बी हाइव बना पाती हैं, मतलब मधुमक्खी का छत्ता। अदरवाइज सिंगल बी कुछ नहीं कर सकती। सिमिलर चीज यहाँ पे है, हर किसी का कॉपरेशन चाहिए। हमने इस पे भी बहुत अच्छी सी जीआईएफ देखी थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपका आंट्स के ऊपर देखी थी कि कैसे कॉपरेट करके वो लोग काम करती हैं। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, आपको मैंने बताया था कि देखो कई ऑथर्स ने तो ये बोला है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के बारे में कि अगर आप इंप्रूव करना छोड़ चुके हैं तो आप में और एक डेड बॉडी में कोई अंतर नहीं। अगर आप इंप्रूव करना छोड़ चुके हैं तो आप में और एक डेड बॉडी में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो वो भी चेंज नहीं होती, आप भी चेंज नहीं हो रहे, तो आपको क्या करना है, आपको आपको इम्प्रूव करना है। ये नहीं कि आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव कर ली तो कहेंगे दैट आई एम सेटिस्फाइड नाउ, नो। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, आपको भी पता है दुनिया में आज जो चीज आप आज जो चीज सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, आफ्टर 10 years आपके लिए वो बेकार होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मेरे लिए लैंडलाइन फोन बहुत ही स्पेशल चीज थी, एक बहुत ही अच्छी चीज थी। मैं कभी भी, क्वालिटी थी बहुत अच्छी, क्वालिटी थी, वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैं कभी भी कॉल कर लेता था, किसी को भी कॉल कर लेता था। आज की डेट में आप भी जानते हैं मोबाइल और सब कुछ है, तो आप कहेंगे मोबाइल्स के अंदर क्वालिटी और बेटर है, एचडी क्वालिटी आती है, आप वीडियो कॉल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब में एचडी क्वालिटी आती है। वो चीज क्वालिटी के एस्पेक्ट्स और आज के क्वालिटी के एस्पेक्ट्स बदल चुके हैं। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव नहीं करेगी, चेंज नहीं करेगी, तो वो नोकिया की तरह खत्म हो जाएगी। नोकिया ने जैसे एंड्रॉइड को रिजेक्ट कर दिया था, सिमिलरली वो उन्होंने सोचा कि हमारी क्वालिटी बेस्ट है और इंप्रूव करने की जरूरत नहीं। सेम चीज आपके साथ होगी, आपका भी यही हाल होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जरूरी है। एंड लास्ट, कंट्रोल। कंट्रोल में भी हमने जीआईएफ देखा था ये देखने के लिए कि यार देखो हमें समझना पड़ेगा, एक रेगुलर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें समझ में आ सके कि जितने हमने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उससे कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो क्या रीजन है, ज्यादा हो रहे हैं तो क्या रीजन है, कहाँ पे हमें फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि हम उसको आगे इंप्लीमेंट कर सकें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए अगर हम कह रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को टीक्यूएम लगाना है। तो ये 6 चीज हमें लगाने हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें टीक्यूएम फॉलो करना है। क्वेश्चन ये आता है क्या हमें ये नेम्स याद करने हैं, कंपलसरी याद करने हैं? मीनिंग क्या हमें क्रैम करना है या मीनिंग को समझना है? आपको मीनिंग को सिर्फ समझना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अच्छे से लिख के आ सकते हैं, बिलीव में। ठीक है। इसके बाद आपने कहा इसके बाद आपने कहा कि यार सर डेमिंग, डेमिंग की फिलॉसफी क्या थी और डेमिंग के बारे में थोड़ा समझाइए। मैंने कहा देखिए
सर एडवर्ड डेमिंग जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, और आज नहीं बोली थी, 1940-50s में बोली थी, जब वो जापान पहुंचे। उन्होंने बोली ये बात। उन्होंने क्या बोली? उन्होंने कहा कि देखो, सर एडवर्ड डेमिंग ने क्या कहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। हम्म सर एडवर्ड डेमिंग जब पहुंचे जापान, तो उन्होंने एक चीज समझाई सबको कि हमारे जो 85% रीजंस होते हैं डिफेक्ट के या एरर्स के, वो वर्कर की मिस्टेक से नहीं होते। रेदर क्वालिटी के जो इश्यूज हैं, वो मैनेजमेंट की गलती की वजह से है, प्रोसेसेस की प्रॉब्लम की वजह से है, वो वर्कर्स की गलती की वजह से नहीं है। एंड जस्ट 15% ऐसे मिस्टेक्स हैं जो वर्कर्स की मिस्टेक की वजह से है। आपने कहा कि सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यही चीज लोगों ने सोची, मानी नहीं बात। एग्जाम्पल के तौर पे, उस समय फोर्ड जो था, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। फोर्ड सबसे पहली बार जब बनी थी, तो वो रिवर्स गियर डालना भूल गए थे। रिवर्स गियर डालना भूल गए थे, और बाद में उन्हें अपनी गलती रियलाइज हुई थी। क्या आप इस गलती को क्या आप इस गलती को वर्कर की एरर बोलेंगे? नहीं। चलो, ये तो बिल्कुल डिजाइन में ही एरर था, ये तो बहुत छोटी सी बात है। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में वर्क कर रहे हैं, जिसमें दो वर्कर्स पास होते हैं। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूं। एक वर्कर यहां से सामान लेके जाता है, और एक यहां से लाता है। देयर आर हाई चांसेस कि यहां पे टक्कर हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस। अब आप कहेंगे वर्कर की मिस्टेक है। नहीं। अगर इसके बदले में अगर इसके बदले में हम ऐसे कर दें कि एक पर्सन यहां से जा रहा है, टेबल यहां पे है, अगर वो लौटेगा तो यहां से लौटेगा। अब इम्पॉसिबल है कि टक्कर हो। क्यों? फर्स्ट वाला यहां से लौट रहा है, सेकंड वाला यहां पे। इम्पॉसिबल है टक्कर हो। ये मैंने एक छोटी सी बात बोली। मतलब, अगर हम लेआउट, डिजाइन, प्रोसेसेस को इंप्रूव करें, तो वर्कर गलती करेंगे ही नहीं। वर्कर गलती सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको गलती करने का मौका दिया है। ये गलती आपकी है, उनकी गलती थोड़ी है। भाई, आपके सिस्टम्स खराब हैं। आपने आपने सिस्टम्स ऐसे बना रखे हैं जो आपको लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन उनको अगर इंप्रूव कर दें तो मेजॉरिटी इस मिस्टेक्स दूर हो जाएंगे। उनको अगर कैटर करें तो मेजॉरिटी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, और वो 85% है पुअर प्रोसेसेस, पुअर सिस्टम, पुअर डिजाइन की वजह से। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं, और हमने क्लास के अंदर डील भी किए थे। जैसे जैसे आप अगर लेके चलें, आप हम्म, चलो मैं आपको समझाता हूँ। आपको देखो, मेरे ऑफिस में क्या होता था। मेरे ऑफिस में पहले कोरियर जाता था, तो पर्सन का नेम लिखा जाता था, हैंड से सब कुछ लिखा जाता था, और कोरियर किया जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमने हमने टाई अप किया ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने क्या किया, हमसे हमसे कहा कि आप क्या करिए, आप उसको एक्सेल शीट पे टाइप कर दीजिए, इसको आप अपलोड कर दीजिए हमारे सर्वर पे। अच्छा, सर्वर पे अपलोड करने के बाद हम आपको एक शिपमेंट क्रिएट करके देंगे, शिपमेंट लेबल। आप उसको प्रिंट निकालिए और उसको आप पेस्ट करिए। तो कई लोगों ने ये कहा कि सर इससे फर्क क्या पड़ गया। मैं बताता हूं आपको। जो शिपमेंट लेबल था उनका, उसके अंदर उन्होंने RFID बार कोड वगैरह भी लगा दिए। अब आपने कहा सर ये क्या इंपैक्ट डाल रहा है। मैंने कहा समझाता हूं। देखो दोस्तों,
जब मैंने हाथ से लिखा था, देयर वर हाई चांसेस कि मेरा पर्सन गलती कर जाए लिखने में, वेरी हाई चांसेस। क्योंकि स्टाफ है, गलती करेगा, एक की पर्ची दूसरे पे लगा देगा, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। एड्रेस में हो सकता है लुधियाना हो, लिख लिख जाए लद्दाख, कुछ भी हो सकता है। बात दिमाग कहीं और चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। तो हमने क्या किया, मेरी टीम ने क्या किया, मैंने सिस्टम इस तरीके से डेवलप करा है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा, स्टाफ कुछ नहीं लिखेगा। जो स्टूडेंट ने एड्रेस लिखा होगा, एग्जैक्टली वही एड्रेस ऑटोमेटिकली मैंने एक्सेल शीट पे भी अपलोड करने की छोड़ दिया। मैंने कहा उसमें भी गलती के चांसेस हैं, वो सीधा सिस्टम से मैंने कनेक्ट करा दिया एपीआई के थ्रू। तो मेरी इससे कनेक्ट जब हुआ, उनकी एपीआई मेरी एपीआई जब कनेक्ट कर गई, तो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपलोड हो गया। ऑटोमेटिकली दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, अपलोड हो गया। आपने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ सर, यहां पे जो भी डेटा था आपने क्या किया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सीधा अपलोड कर दिया। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहा ठीक है सर, इससे देखो ह्यूमन एरर कितना बचा। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे कितना ह्यूमन एरर बच रहा है देखिए। जब आपने ये डेटा अपलोड कर दिया, उसके बाद उन्होंने जब दिया प्रिंट आउट, उसमें उन्होंने बार कोड इंक्लूड करके दिए। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, बार कोड आरएफआईडी वगैरह से आपने कहा कि सर एक तो प्रिंट आउट सबके लिए रीड करना आसान, तो गलती नहीं होगी एड्रेस में। दूसरी चीज, नेम एड्रेस वगैरह तो लिखा है, साथ में बारकोड जब लिखा है, तो आगे जब आप कोरियर आगे बढ़ेगा, तो जैसे नॉर्मल कोरियर में क्या प्रॉब्लम आती है, नॉर्मल कोरियर में वो जब आगे बढ़ता है आपको नाम पढ़ पढ़ के एड्रेस की, अच्छा यहां जाना है, नॉर्मल पोस्टल में भी यही होता है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, आगे उस हिसाब से लेके जाते हैं। जबकि आरएफआईडी में उसको एड्रेस पढ़ना ही नहीं है, उसको सीधा क्लिक करना है, वो आपको अपने आप बता देगा, मशीन में अपने आप एड्रेस वगैरह सब चढ़ जाएगा, और आप सीधा उसको आगे, वो डेजिग्नेटेड आपको मान के चलिए 5 जगह है, 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्स में किस बॉक्स में डालना है आपको क्लियर पता चलता चला जाएगा। कोई गलती के चांस ही नहीं, गलती के चांस ही नहीं। ये भी नहीं कि यार, कई कोरियर वाली क्या कंपनी करती है, आपने हाथ से जो लिखा हुआ है वो पर्ची, मतलब उसकी आरएफआईडी या बारकोड बनाएंगे, उसकी स्लिप बनी होगी, उसको निकाल के फिर चिपकाना होगा, उसमें भी गलती के चांस है। उसमें भी एक की जगह दूसरी जगह लग गई तो गलती के चांस है, मतलब आपके पास कई कई सारे पार्सल्स हैं, आपने एक की जगह दूसरे पे लगा दिया, गलती के चांस है। लेकिन अगर आप सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि गलती हो ही ना, मतलब आप ह्यूमन एरर बचाओ, आप, और सिर्फ टेक्नोलॉजी ह्यूमन एरर नहीं बचाती, मैंने पहला एग्जांपल लिया था, आपकी प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर लेआउट, हर तरीके से ह्यूमन एरर बचता है। तो ये सारे मैनेजमेंट की गलती है। मैं स्टाफ को गाली नहीं बक सकता बेकार के रीजंस की वजह से, तुमने एड्रेस गलत क्यों लिख दी, भाई वो तो ह्यूमन है, गलती करेगा ही करेगा स्टाफ, आप होगे आप भी करोगे। ये तो मैनेजमेंट की गलती है कि वो अपने सिस्टम, हाँ, आपने सिस्टम इतने अच्छे बनाए, उसके बाद भी अगर स्टाफ गलती कर रहा है, जैसे उसने मेरी वेबसाइट से, मेरी एपीआई से, जो सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एपीआई पे भेजा ही नहीं डेटा, ये ह्यूमन एरर। ठीक है, तो आपने कहा कि सर हमें ह्यूमन एरर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रोसेसेस वगैरह की एरर से। और डेमिंग ने क्या किया, जब वो लौट के आए वापस अमेरिका 1980s के अराउंड, तो अमेरिकन बेचारे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, बिकॉज जापानीज गुड्स विच वर वंस नोन एज इमिटेशन ऑफ अमेरिकन गुड्स वर नाउ रिनोन फॉर देयर क्वालिटी, और आज की डेट में जापानीज गुड्स ने अमेरिकन गुड्स को पीछे छोड़ दिया था। तो अब चीप इमिटेशंस थे एक टाइम पे, आज की डेट में वो क्वालिटी के लिए नोन है। तो अब लोग परेशान थे, अमेरिकन, फोर्ड वगैरह सब परेशान थे। उन्होंने वापस रिक्वेस्ट की एडवर्ड डेमिंग सर से कि आप गाइड करिए, सबको बुलाया, फैंगम बॉम को भी बुलाया, वो तो खैर जापानीज ही थे, उनको बुलाया, फिलिप्स बी क्रॉसबी को, सबसे कहा कि आप बताइए। तो डेमिंग ने 14 प्रिंसिपल्स दिए अमेरिकन को, अपनी बुक आउट ऑफ द क्राइसिस में। आउट ऑफ द क्राइसिस नाम की बुक थी, जिसमें 14 प्रिंसिपल्स दिए। बहुत छोटी बुक है, शायद 84 पेजेस की बुक है, आप पढ़िएगा, बड़ा मजेदार बुक है, बहुत नॉलेज आएगी। तो आपसे कहते हैं, पहला, क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस मतलब
देखो आपका कॉन्स्टेंटली पर्पस क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार इंप्रूवमेंट आ गया अब आप शांत होकर बैठ गए। आपका पर्पस हर बार जब इंप्रूव हो जाए उसके बाद फिर से रिन्यू होकर पर्पस आपका क्या हो जाए, फर्दर इंप्रूव करना है, फिर इंप्रूव हो गया फिर फर्दर इंप्रूव करना है, फिर इंप्रूव हो गया फिर कहो फिर फर्दर इंप्रूव करना है। आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है। क्रिएट कॉन्स्टेंसी मतलब कॉन्स्टेंटली आपको पर्पस क्रिएट करना है इंप्रूवमेंट का, कि बार बार हम इंप्रूव ही करें। फिर उन्होंने कहा कि अडॉप्ट न्यू फिलॉसफी। न्यू फिलॉसफी मतलब देखिए पहले क्या था, वेस्टर्न फिलॉसफी जो थी वो थी क्वांटिटी के ऑफ गुड्स के लिए, शेयर होल्डर्स पे फोकस करने के लिए, मैक्सिमम रेवेन्यू लाने के लिए, ये सब चीजों पे फोकस करती थी, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रही थी। तो आपसे कहते हैं, वेस्टर्न पीपल को समझा रहे हैं, आपको नहीं। तो कहते हैं न्यू फिलॉसफी मतलब आप कौन सी फिलॉसफी फॉलो करिए, आप ईस्टर्न मतलब जापान की फिलॉसफी फॉलो करिए, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं कि आज बेच दिया आगे का कोई मतलब नहीं, आगे कस्टमर आए ना आए। आपको ये सोचना है अगर मैं आज अच्छी क्वालिटी गुड्स बेचूंगा, फ्यूचर में कस्टमर मेरे पास से रिटर्न होगा। आप स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचिए, आप सिर्फ ओनर्स के बारे में मत सोचिए। स्टेक होल्डर्स में सोसाइटी भी आती है, गवर्नमेंट भी आती है, आप कहेंगे आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं, सब आते हैं स्टेक होल्डर में। सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी। आपको इंस्पेक्शन पे नहीं सोचना। आपके लिए इंस्पेक्शन तो एक तरीके का वेस्ट था, आपको भी पता है। आपको गुड्स ही ऐसे बनाने हैं कि आपको इंस्पेक्ट करना ही ना पड़े, ऐसे गुड्स बनाओ। इंस्पेक्शन के ऊपर डिपेंड ना करो कि यार इंस्पेक्ट करूंगा तो खराब गुड्स मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो हटा देंगे, नहीं। अगर इंस्पेक्टर ने गलती कर दी तो खराब गुड्स कस्टमर के पास पहुंच जाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं, हमें तो गुड्स ही ऐसे बनाने हैं कि इंस्पेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर कहते हैं मूव टुवर्ड्स अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। कहते हैं एक सप्लायर के लिए बढ़िए, ना कि 10-10 सप्लायर। क्यों? आपसे कहते हैं लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बनाइए एक सप्लायर के साथ, उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करिए, सप्लायर रिलेशनशिप मेंटेन करिए, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट की तरह वर्क करे, आप और वो एक टीम की तरह वर्क करें। इससे फायदा क्या होगा, देखो एक तो अलग अलग सप्लायर से थोड़ा थोड़ा जब आप गुड्स ले रहे हैं चीप के चक्कर में, तो आपको ही पता है अलग अलग सप्लायर अलग अलग क्वालिटी की चीजें देते हैं, जिससे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, कॉटन भी अगर आप 10 जगह से ले रहे हैं तो हर कॉटन का अलग कलर होगा, अलग अलग खेत का। तो आपने कहा कि यस सर, तो हमें एक ही जगह से एक ही सप्लायर से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। छोटी उस अब जब उससे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, वो अपने आप कॉस्ट कम करेगा, क्योंकि उसको भी दिख रहा होगा 10 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल का एग्रीमेंट मेरे साथ है, ये मेरे साथ ही रहेंगे। वो आपके साथ, अगर उसके दिमाग में कुछ इनोवेशन आ रही होगी वो आपको बताएगा, आपके साथ वर्क करेगा। अगर उसको लग रहा होगा कि कहीं आप गलती कर रहे हैं तो वो आपसे इंप्रूवमेंट कराएगा। तो आपको इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। क्रिएट कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर। अब मैंने आपको समझाया था, इवन सर एडवर्ड डेमिंग के आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, आपको दिखेगा कि कई चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही थी, कई प्रिंसिपल्स एक दूसरे पे ओवरलैप भी कर रहे हैं। उन्होंने यही चीज बार बार समझाई कि देखो इंप्रूव करो कॉन्स्टेंटली और फॉर एवर इंप्रूव करो। ये नहीं कि आप कहीं रुक जाओ। आप आपका पर्पस हमेशा इंप्रूवमेंट का होना चाहिए और आपको इंप्रूव करते रहना है। वहां पे क्या था, आपको कंटिन्यूसली पर्पस करना है, आपका पर्पस होना चाहिए इंप्रूव करने का। और यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे बहुत हल्का स्लाइटली डिफरेंस, ना के बराबर डिफरेंस है। आप कह रहे हो आप लगातार इंप्रूव करते रहो, आपको रुकना नहीं है, कॉस्ट को डिक्रीज करते जाना है और इंप्रूव करते जाना है। इसके बाद ये सर एडवर्ड डेमिंग खुद के वीडियो में आपको दिखेगा, वो खुद कह रहे हैं कि यार ये आपस में रिलेटेड है, आप ये ज्यादा मत सोचिए कि ये रिलेटेड नहीं है, ऑलमोस्ट सबके मीनिंग सेम ही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब अब आपने कहा कि सर इसके बाद इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब, इसका मीनिंग क्या है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब का? आपने कहा कि यहाँ पे मीनिंग ये है, जो आप जो आप पर्टिकुलरली जॉब कर रहे हैं, जो आपको जॉब दी गई है, उसमें आपको प्रॉपर ट्रेन करना है एम्प्लॉय को, जो भी आपका जॉब है, ताकि गुड्स के अंदर क्वालिटी के अंदर वेरिएशन ना हो। क्योंकि ऐसा है, अगर देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर जैसे ये है, ये पेन इसके अंदर चला जाता है, ठीक है ना, आपको भी दिखा। अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन होगा, अब देखिए पेन इस तरीके से जा रहा है कि एकदम फिट हो गया, पेन नहीं पकड़ा हुआ मैंने, पेन होल्डर पकड़ा हुआ है, फिट है पेन। अगर इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन आ जाए तो आप कहेंगे सर ये पकड़ ही नहीं पाएगा, होल्ड ही नहीं कर पाएगा। अगर छोटा हो गया तो पेन नहीं अंदर जाएगा, अगर बड़ा हो गया
तो पेन होल्ड नहीं करेगा। तो आपने कहा कि यार आपको जॉब पे अच्छे से एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है ताकि वेरिएशन ना हो आपके गुड्स में। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, एम्प्लॉयज के अंदर आपने सुपरविजन हटा के लीडरशिप में इंक्लूड करनी है। लीडरशिप में और सुपरविजन में बहुत अंतर होता है। सुपरवाइजर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की क्वालिटी को चेक करता है, वर्कर्स की एफिशिएंसी को चेक कर रहा है, जबकि लीडर वर्कर वर्कर को प्रमोट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, वर्कर को समझा रहा है वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। ठीक है। ड्राइव आउट फियर सो दैट एवरीवन में वर्क इफेक्टिवली फॉर द कंपनी। आपसे कहता है कि देखो आपको अपने अंदर का फियर दूर करना है। आपको क्या दूर करना है? अपने अंदर से डर दूर करना है। क्यों? आपने कहा अगर आप डर दूर कर देंगे इससे क्या होगा, हर कोई बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, इफेक्टिवली वर्क करेगा। आपने कहा कि सर किसी को कोई आइडिया शेयर करना है वो कर पाएगा। अगर एक सीधी सी बात है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और उसके बाद सॉल्यूशन के टाइम पे मैं आपके साथ में आके खड़े हो जाऊं तो आपका हाथ कांपने लगेगा। आपने कहा कि सर वो डर है, कि आपको डर है ना तभी तो हाथ कांप रहा है। अगर मैं आपका वो डर हटा दूं तो आप अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे, जैसे मैं हट गया तो आप अच्छे से वर्क करने लग जाएंगे। तो आपको एक एम्प्लॉय के अंदर से जो भी डर है, आपको ये नहीं रखना डर कि यार अगर तूने गलती की तो तेरे को जॉब से निकाल देंगे, तूने ये किया तो तेरे को जॉब से निकाल देंगे। इंस्पेक्टर्स को ये नहीं होना चाहिए कि भाई अगर तुमने गलती से भी एक भी गुड्स ऐसा पास हो गया जिसमें अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बैड क्वालिटी थी, तो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। तो ऐसे में तो फिर इंस्पेक्टर जबरदस्ती हर चीज पे बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा कि गलती से भी एक भी गुड्स, एक भी यूनिट पास ना हो जाए। तो आप अपनी एफिशिएंसी तोड़ रहे होते हैं अगर आप फियर इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट, मैंने आपको समझाया था। देखिए बहुत सारी सारी चीजें हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जिनको सिंक्रोनस वे में वर्क करना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एक सेल निकाल दी बाय वन गेट वन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, डिमांड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को पता ही नहीं। उन्होंने अपना प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर रखी थी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने यूनिट्स प्रोड्यूस करके नहीं रखे हुए थे। अल्टीमेटली हुआ क्या, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर डिपार्टमेंट ने नहीं प्रोड्यूस कर रखे थे। अल्टीमेटली जब सेल का दिन आया उस दिन आपके पास उतनी रिक्विजिट क्वांटिटी थी नहीं अवेलेबल और आपके गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में एक टीम की तरह वर्क करना है। सब के बीच में ये नहीं होना चाहिए डिपार्टमेंटलाइजेशन। सब आपस में एक बैरियर जो है उसको ब्रेक करके एक दूसरे से आराम से बात कर सकें, डिस्कस कर सकें। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था मार्क जकरबर्ग का, कि वो बिल्कुल सबके बीच में बैठता है और नॉर्मल कपड़ों में बैठता है, कोई टाई वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल जीन्स टी शर्ट पहन के उसकी हैबिट है। सबके बीच में बैठता है, कोई स्पेशल केबल लेके नहीं बैठता, जानबूझ के, ताकि कोई भी उसको अप्रोच कर सके जब उसको सही लगे। एलिमिनेट स्लोगन्स, एलिमिनेट स्लोगन्स का मतलब आपने कहा यहाँ पे हम पैट्रियोटिक फिल्म तो खोल के बैठे नहीं है कि यार हमने सनी देओल जी को बोला और वो अपना हमारे को पैट्रियोटिज्म सिखा रहे हैं। पैट्रियोटिज्म बॉर्डर पे बहुत अच्छी लगती है, वॉर के टाइम पे बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर पैट्रियोटिज्म क्या करती है, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाती नहीं घटा देती है। हाउ कम? अब आपने कहा हमारे सिस्टम तो सही है नहीं, मशीन तो 4 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकती है 1 आवर में, लेकिन आपने उसको बहुत पंप कर दिया, एम्प्लॉय जो मशीन चला रहा है, तो वो 4 के 6 नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो अल्टीमेटली वो डीमोटिवेट और हो जाएगा और 4 के 3 कर देगा, कि वो कहेगा मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कमी है। तो आपको सिस्टम को इंप्रूव करना है। ये फालतू के स्लोगन्स तब आने चाहिए जब आपकी सिस्टम बिल्कुल रोबस्ट हो। अदरवाइज स्लोगन्स वगैरह जो है ना, वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करती हैं। ये जो आपकी आपके जो सिस्टम्स है, आपके मान के चलिए मशीन में ही कमी है, डिफेक्ट क्रिएट कर रही है, आप कितने भी स्लोगन दे लो इससे आपके डिफेक्ट खत्म नहीं होंगे। कहता है एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड्स कोटास ऑन फैक्ट्री फ्लोर, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो दोस्तों, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें 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 ये नहीं होना चाहिए कि यार इतने यूनिट्स आपको इतनी देर में प्रोड्यूस करने हैं, और आपने जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, आप आप उसके हिसाब से लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वगैरह निकाल रहे हैं कि आपने कितने आवर्स लगा दिए, कितने यूनिट्स के लिए कितने आवर्स लगाने चाहिए थे। ये सब मत करिए,
क्योंकि इससे इससे आप ज्यादा क्वांटिटी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, ना कि आप ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पे फोकस कर रहे हैं। कहता है रिमूव बैरियर्स फ्रॉम दैट रॉब द आर्ली वर्कर्स ऑफ हिज राइट टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। आप जबरदस्ती उसके ऊपर ऐसा प्रेशर मत डालिए कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा प्रेशर डालेंगे तो प्रॉब्लम ये है, वो अपना एक प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप है वो नहीं अचीव कर पाएगा। वो ये नहीं समझ पाएगा कि वो जो वर्क कर रहा है, देखिए एक बात सोचिए, अगर आप कोई काम, मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आप अगर एक काम बहुत अच्छा करते हैं, यू फील ग्लैड, आप चाहते हैं वो दुनिया देखे, लेकिन अगर आपको ऐसा मौका ही ना दिया जाए कि आप वो फीलिंग ला पाए ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका दम घुटने लगेगा। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट डेमिंग सेड। कहते हैं प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप पे फोकस करिए कि आप कोई चीज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कहे कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, ये स्पेशल किया, कुछ नया किया, उस पे फोकस करें एम्प्लॉय। सिर्फ और सिर्फ ज्यादा क्वांटिटी वगैरह या हर आवर में ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने पे फोकस ना करें। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट अ विगरस प्रोग्राम ऑफ सेल्फ एजुकेशन। आपने कहा कि सर देखिए, याद रखिए, आप जो कुछ हमने पॉइंट नंबर 6 में सीखा था, वहां पे हमने सीखा था ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। तो वो बेसिकली ट्रेनिंग या तो मैनेजमेंट की थी या फिर वो किसकी थी, न्यू एम्प्लॉय की थी। जबकि पॉइंट 13 में जब डेमिंग ने ट्रेनिंग की बात की है, तो वो कह रहा है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है, हर किसी पर एम्प्लॉय की बात कर रहा है। तो बहुत स्लाइट डिफरेंस है। जब पॉइंट 6 में डेमिंग समझा रहा था इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग, तो आप कह रहे थे कि वहां पे ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली कह रहा था नए एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दीजिए ताकि वेरिएशन ना हो, सबका एक ही तरीके के गुड्स प्रोड्यूस हो। जबकि पॉइंट 13 में जब वो कह रहा है, वो कह रहा है अब तो सब सारे न्यू एम्प्लॉइज को भी दे दिया आपने, अब तो सबका वेरिएशन दूर हो गया, अब सबको इंप्रूव करने के लिए आप ट्रेन करते रहिए। अगर उन्हें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर लेटेस्ट से आपको एक्सेल आता है तो आपको एडवांस टेक्निक सिखाएं एक्सेल के अंदर, एक बहुत सिंपल सी बात है, ताकि आप फर्दर अच्छे से इंप्रूव कर सकें। पुट एवरीबडी इन कंपनी टू वर्क टू अकम्प्लिश द ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीबडीज जॉब। आपको हर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको लगाना है, हर किसी को समझाना है कि ये सिर्फ मैनेजमेंट का जॉब नहीं है, कंपनी को फर्दर इंप्रूव करना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लाना क्वालिटी में प्रोडक्ट की, ये सबकी जॉब है। और आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि सबके दिमाग में एक कल्चर क्रिएट करना है कि ये सब समझें कि ये सबकी जॉब है। फिर हमने समझा था डेमिंग का साइकिल या स्टीवर्ट का साइकिल, शीवर्ट का साइकिल, या पीडीसीए भी कहते हैं, पीडीएसए भी कहते हैं, प्लान डू एक्ट, प्लान डू चेक एंड एक्ट, या प्लान डू स्टडी एक्ट, बहुत सारे नेम हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको मैंने इसका बहुत अच्छा सा एक पीपीटी दिखाई थी, पीपीटी में जीआईएफ दिखाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि आप पहले प्लान करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दिया था उसमें कि पैटीज कैसे बनाए, है ना, पैटीज बनाने का दिखाया था, और जीआईएफ में आपने देखा था पैटीज बनते हुए। तो आपने डू बोला था कि अच्छा पैटीज ऐसे बन रही, जैसे मैकडोनल्ड वाला सोच रहा है कि यार मेरे को इस राइट टेम्परेचर पे पैटीज कुक करनी है, तो आपने कहा कि ठीक है पैटीज अब बन रही हैं। अब आपने चेक किया कि क्या आपकी पैटीज उतनी ही ब्राउनिश है जितनी होनी चाहिए या डिफरेंट है। मैंने बर्गर का एग्जांपल दिया था कि देखो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है। तो आपने कहा कि हाँ सर, चेक कर रहे हैं कि या क्या वो मीट कर रहा है या नहीं। और एक्ट, कि कहाँ पे हम कमी रह गई, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, किस जगह हमने गलती कर दी। अब जब ये कर लेंगे तो फिर से दोबारा नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दोबारा प्लान करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर दोबारा डू करेंगे, फिर दोबारा चेक करेंगे, दोबारा एक्ट करेंगे। एंड दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये हर बार आगे बढ़ते चले जाते हैं, इंप्रूवमेंट होता जाता है, आपके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते चले जाते हैं। आगे आपने कहा कि सर इसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ टीक्यूएम, क्रिटिसिज्म ऑफ टीक्यूएम, आपने कहा कि सर टीक्यूएम के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। मैंने कहा क्रिटिसिज्म है, कैसे क्रिटिसिज्म है? हाँ सर, हर कोई टीक्यूएम पसंद नहीं करता। आपने कहा कि सर जैसे ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ये जैसे डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करता है, ये बस क्वालिटी पे एश्योरेंस में लगा रहता है कि क्वालिटी अच्छी से अच्छी बने,
हर चीज का इंप्रूवमेंट नहीं करता। ये सिर्फ क्या करता है, ये आपका आ, आपका आप कहोगे कि यार इंटरनल फोकस इतना ज्यादा करता है, पूरी तरह कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होता, कहने के लिए कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ये सिर्फ अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने में लगा रहता है। तो आपने कहा कि कुछ लोगों ने इस तरीके से क्रिटिसाइज किया, आप कहेंगे अच्छा सर, तो ये डिपेंड करता है कि यार आप किस तरीके से लेते हैं। जबरदस्ती के क्रिटिसिज्म थे, आपने भी देखे थे। फिर हम आ गए थे सिक्स सिग्मा। अगर आपको याद हो, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि सिक्स सिग्मा जो है वो आपका लीन का टॉपिक है। मैं करा यहां पे रहा हूं, है लीन का, मैं कराता चैप्टर 2 में हूं, वो है चैप्टर 3। मैंने अपनी बुक में चैप्टर 2 में डाल रखा है क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। अब मैंने आपको लीन के बारे में बहुत डिटेल में समझाया था और क्या बताया था कि देखो मोटरोला में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको फॉलो किया गया था। अब बेसिकली हुआ क्या, इनिशियली तो इसे मोटरोला ने लॉन्च किया था। उन्होंने क्या कहा था कि गुड्स इतने अच्छे बनाओ कि डिफेक्टिव बने ही नहीं। वो परेशान थे वेरिएशन से। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मैंने आपको पूरा केस स्टडी फोर्ड की पढ़वाई भी थी, अगर आपको याद हो, फोर्ड और मैज्दा की। मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए वो कह रहे थे एक प्रॉब्लम ये थी कि वो टारगेट पे जब गुड्स बनाना चाहते थे, ठीक है। फोर्ड और मज्दा का ही एग्जांपल याद दिलाता हूँ, केस स्टडी जो पढ़ी थी हमने। अब आपने कहा था कि एक होती है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, एक होती है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। एक होती है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, एक होती है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, कि आप कहां तक इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं गुड्स को, किस लेवल तक आप गुड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ठीक है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, मतलब इस लिमिट के बाद मान के चलिए आपका शू साइज है 8, यूके 8। अब अगर अगर मैं कह रहा हूं यूके 8 का आपका शू साइज है, अगर वो 8.1 है तो भी चल जाएगा एक बार को, और 7.9 है लेटेस्ट से तो भी चल जाएगा। आपने कहा लेकिन अगर मान के चलिए जरा सा भी 8.1 से ऊपर हुआ तो आप उसको सीधा रिजेक्ट कर देंगे, आप कहेंगे हटाओ। ऐसे ही जरा सा भी 7.9 से कम हुआ तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आप 7.9 से 8.1 तक ही एक्सेप्ट करेंगे। ये अपने आप में गलत था और टगुची ने कहा था ये अपने आप में ग्रॉस मिस्टेक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको उस समय बहुत बहुत डिटेल में हम लोग हर चीज को डील किया था। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन 17 ईयर्स का है, ये 15 ईयर्स का है, लेटर से 16 तक जुवेनाइल कैलकुलेट होता है। 15 ईयर्स 364 डेज एंड 11 आवर्स का है, या 23 आवर्स का है। अभी 1 आवर बाद वो 16 का हो जाएगा, अभी 1 आवर है। अब आप कहेंगे कि सर अगर उसने उस समय एक हीनियस क्राइम किया, एक हीनियस क्राइम किया, तो उसको जुवेनाइल मान के हमारी कोर्ट्स छोड़ देती हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाते हैं और बहुत कम सजा होती है। ऑन दी कॉन्ट्ररी जब हमारा वही पर्सन 16 ईयर्स और 1 आवर का होगा तो उसको एडल्ट मान के उसके ऊपर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलेंगी। आपको नहीं लगता ये अपने आप में गलत है? इस 1 आवर और 2 आवर में आपको नहीं लगता कुछ बदला नहीं? एग्जैक्टली सेम चीज टगुची ने बोली थी। टगुची ने कहा था कायदे में आप सोच ही गलत है। आपकी सोच है कि देखो जैसे ही अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट से ऊपर जाएगा आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट से नीचे जाएगा आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज ग्रॉसली मिस्टेक। आपका क्या है, आपको सोचना ही चाहिए कि हम सिर्फ टारगेट पे ही प्रोड्यूस करें, उसके अपार्ट प्रोड्यूस ही ना करें। और याद रखिए, आप जो ये सोच रहे हैं कि आपकी एकदम क्वालिटी की कॉस्ट तभी लगेगी जैसे ही आपका रिजेक्शन होगा, उससे पहले क्वालिटी कॉस्ट लगी नहीं रही। आपने कहा सर 8.1 तक कोई क्वालिटी कॉस्ट नहीं है लेकिन उसके बियॉन्ड सीधा क्वालिटी कॉस्ट है, ये सोच गलत है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो जरा सा भी वेरिएट कर रहा है, जरा सा भी, इवन if वो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर है, आपकी क्वालिटी कॉस्ट लगनी शुरू हो चुकी है। जरा सा भी पीछे जा रहा है आपकी क्वालिटी कॉस्ट लगनी शुरू हो चुकी है। इट इज इंक्रीजिंग। इट इज नॉट लाइक कि आपका एक पर्टिकुलर आपने पॉइंट बना दिया और उसके जस्ट ऊपर वाले को आपने रिजेक्ट कर दिया तभी आप मानेंगे कि आपका डिफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। ये गलत है।
ये सोच ही गलत है, क्योंकि इसीलिए आप रिलैक्स हो रहे हैं और ज्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मछली की आंख ही दिखनी चाहिए, आपको सिर्फ टारगेट ही प्रोड्यूस करना है, आपको वेरिएशन पे ध्यान ही नहीं देना। और इससे अंतर क्या आया जब आपने इस चीज पे फोकस किया? इससे अंतर यह आया, पहले लोगों ने सोचा था, पहले जैसे ये एग्जांपल था अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, जैसे मैंने यहां बोला 8, 8.1, 7.9, तो लोगों ने ये कहा कि यार देखो, लोगों ने ये कहा कि ये देखिए यहां पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू जो है वो कितनी है? आप कहेंगे 0.1 डिवाइड बाय 3। 0.1 डिवाइड बाय 3 कैसे? यहां पे हमने कहा कि 1 की गैप है, 0.1 का गैप है। हम इस गैप को इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि 3 सिग्मा, सिग्मा आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा बोलते थे, 3 सिग्मा 0.1 के बराबर। आपने कहा कि मतलब सिग्मा मतलब वेरिएशन, तो आपने एक्सेप्टेबल वेरिएशन कितना मान लिया? आपने कहा कि सर एक्सेप्टेबल वेरिएशन हमने मान लिया 0.033, इस तरीके से आपने मान लिया। जबकि आपको अगर अच्छी क्वालिटी 6 सिग्मा प्रोड्यूस करना है तो आप कहेंगे अगर ये 8 है, ये 8.1 है, आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर देखिए यहां पे आपने माना 6 सिग्मा की वैल्यू 0.1, मतलब 6 टाइम्स सिग्मा जो होना चाहिए, वेरिएशन को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तब जाके ये 0.1 पड़े। तो आपने कहा कि सर सिग्मा की वैल्यू हो गई 0.1/6, मतलब 0.0167 मान लेते हैं यही। तो आपने कहा कि सर इसमें देखिए कितने ज्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसमें आप गुड्स के अंदर कितने कम वेरिएशन, क्योंकि आपको याद होगा स्टैंडर्ड डिवीजन है क्या, कितना हम नॉर्मली डिविएट करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था? कितना हम नॉर्मल डिविएट करते हैं एक टारगेटेड चीज से, कि कितना हमें टारगेट प्रोड्यूस करना चाहिए, उससे आप कितना डिविएट कर रहे हैं नॉर्मली। तो आपने कहा यार सर ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा सिग्मा की वैल्यू उतना कम डिविएशन, उतना कम वेरिएशन। सही कह रहा हूं ना? मतलब आप ध्यान से देखिए, जब आपकी सिग्मा की वैल्यू बढ़ी उससे हुआ क्या? आपने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स कहां प्रोड्यूस करने लग गया? मिडल में। मैं टारगेट के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गया। और जब सिग्मा की वैल्यू कम हुई तो मेरा क्या था? टारगेट। अब देखिए ना, इसमें और इसमें आप खुद डिफरेंस देखिए, आपको दिखेगा। आप 6 सिग्मा पे क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा यहां प्रोड्यूस करने में लगे पड़े हैं। आप कह रहे हैं वेरिएट बहुत कम से कम, डिविएशन होना ही नहीं चाहिए, आपके गुड्स सबसे अच्छे बने। ऑल्दो फिर भी डिविएशन होता है, आपने कहा, लेकिन हमारी ऑब्जेक्टिव है कि डिविएशन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल बेस पे डिविएशन है उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। गुड्स जो बनाए मैं ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल टू द पॉइंट 8 पे ही बनाऊं, जरा सा भी वेरिएट ना हो। आपने यही बात बोली, मैंने कहा ठीक बात है। जबकि 3 सिग्मा में आपके वेरिएशन आप अलाउ कर रहे थे, 2 सिग्मा में आप और ज्यादा अलाउ कर रहे थे। जैसे आप भी जानते हैं कई चीप इमिटेशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका 2 सिग्मा वगैरह होता है, इसीलिए उसमें वेरिएशन बहुत होता है। कभी किसी की अच्छी चल गया, कुछ नहीं चले। तो आप कहेंगे कि सर आप बहुत लॉजिकल बात बोल रहे हैं कि यहां पे जो बात चल रही है ना, तो आपने कहा कि सर जितना ज्यादा सिग्मा का लेवल उतना कम डिविएशन की वैल्यू, जितना कम सिग्मा का लेवल, जितना ज्यादा सिग्मा का लेवल उतनी कम डिविएशन की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा सिग्मा होगा आपके प्रोडक्ट उतने ज्यादा टारगेट पे रीच करेंगे और उतनी कम उसके अंदर वेरिएशन होगी, उतनी कम वेरिएशन होगी। अब आपने कहा कि सर 6 मतलब अब आपने इतना कम डेविएशन कर दिया कि आप कह रहे हैं कि यार नॉर्मली जो मेरा डेविएशन होता है, देखिए जब मैं एक गुड्स बना रहा हूं, मान के चलिए मैंने पेन बनाया, पेन की निब होनी चाहिए, मान के चलिए पेन की टिप जो होनी चाहिए वो 1 मिलीमीटर की होनी चाहिए। अब मेरी इतनी कम डिविएशन है उसमें कि मैं अगर 6 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दूं इस डिविएशन को, 6 टाइम भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं जाके अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट या लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट पे जाके टकराऊंगा। मतलब मैं अगर सिर्फ अपर की सोचूं तो 6 टाइम अपर, ऐसे ही लोअर की सोचूं तो 6 टाइम लोअर। तो आप कह रहे हैं इतना छोटी वैल्यू ले आया हूं मैं डेविएशन की, मतलब इतना ज्यादा मैं टारगेट पे अचीव कर रहा हूं। तो आपने कहा कि सर ये बात तो बहुत लॉजिकल है। तो हमने क्या किया, हम तो ज्यादा से ज्यादा सिग्मा बनाने बैठ गए। हमने कहा भाई हमारी तो ज्यादा से ज्यादा सिग्मा वाली वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। जितनी ज्यादा आप टारगेट पे प्रोड्यूस करना चाहेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोसेसेस होनी चाहिए, उतना ही आपका कम डिफेक्ट्स होना चाहिए। कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी किसी भी चीज को अच्छे से, क्योंकि आप कन्फर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने कहा कि सर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी कन्फर्मेंस पे फोकस करते ही, कन्फर्मेंस वगैरह के चक्कर में।
फिर हमने देखा कि यार इसका मतलब सिक्स सिग्मा का मतलब क्या हुआ। आपने कहा कि सर स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग सिक्स सिग्मा का मतलब होता है जब मैं 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज का मीनिंग मैंने समझाया था, किसी को याद ना हो तो नीचे मैंने पूरे डिटेल में केस लिखा हुआ है, ये एडिशनल नॉलेज उससे याद कर सकता है क्या था मिलियन अपॉर्चुनिटीज। आपने कहा 1 मिलियन अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ 1 मिलियन मतलब 10 लाख, सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स हों। आप ये सोच रहे हैं, मैं हल्का सा रिपीट कर दूं, मिलियन अपॉर्चुनिटी। एक साइकिल में 10 पार्ट्स होते हैं, एक कार में 1000 पार्ट्स होते हैं। आपने कहा कि सर फर्स्ट पार्ट सही चल जाएगा, कार का हो सकता है लास्ट पार्ट खराब हो जाए, तो आपने कहा कि सर चांसेस कि फर्स्ट सही चले लास्ट भी सही चले, फर्स्ट सही चले सेकंड सही चले, तो आपने कहा चांसेस जो हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाने के कार के अंदर बहुत हाई हो जाते हैं और साइकिल के अंदर बहुत कम होते हैं। तो आपको अगर दोनों में क्वांटिफिकेशन करना है तो आप पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से चलते हैं कि कितने अपॉर्चुनिटीज हैं कि कार सही ना चले या कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि साइकिल सही ना चले, डिफेक्ट आ जाए। तो आपने कहा कि सर हमें याद रखना है 3.4, कितना बोला 3.4, 10 लाख, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, 10 लाख के ऊपर 3.4 ही डिफेक्ट आए। इसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है रियल लाइफ में। तो 7 सिग्मा पे जाना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता पॉसिबल, रियल लाइफ में कोई भी आज तक कंपनी 7 सिग्मा अचीव नहीं कर पाई। 6 सिग्मा मैं बता दूं कहां लगता है, मैंने तब भी रिपीट किया था, बहुत डिटेल में समझाया था। एयरप्लेन में जब ह्यूमन ट्रेवल होता है तो 6 सिग्मा लगता है, जबकि जब बैगेज ट्रेवल होता है तो 4 सिग्मा लगाया जाता है, क्योंकि बैगेज लॉस्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमन लॉस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कहा सही बात है, ह्यूमन की लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वहां पे 6 सिग्मा लगाते हैं, सारे चेक्स करते हैं। इसके बाद हम आगे आए थे 6 सिग्मा के अंदर ही, आपने कहा सर डमैक और डीएमए डीवी दोनों में इनिशियल 3 तो सेम थे। हम डिफाइन करते हैं कि यार जैसे डमैक को समझा रहा हूं, आपने कहा कि सर हम डिफाइन करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आपने कहा कि सर हम मेजर करते हैं कि हमारी जो करंट प्रोसेसेस हैं वो कितनी एक्टिव है, कितनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं। एनालाइज कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि अगर फ्लाइट डिले हो रही है तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसे हम शिप फिश बोन डायग्राम वगैरह भी बोलते हैं, कि आखिरकार क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, किस वजह से ये डिले हो सकती है। तो आपने कहा इसको एनालिसिस बोलते हैं हम, है ना। अच्छा, आपने कहा कि यार इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब क्या है, आपने कहा अब यहां से अंतर हो जाता है वहां पे डेमैक और डीएमए डीबी में। यहाँ फर्स्ट 3 स्टेजेस तो सेम है। डेमैक कहाँ पे लगता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उस पे लगता है, डीएमए डीबी न्यू प्रोसेसेस पे लगता है जो अभी तक हमने फॉलो नहीं की। तो आपने कहा इम्प्रूव, अब जो पास्ट में हम करते आ रहे हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं ऑब्वियसली, आपने एनालाइज करने के बाद इम्प्रूव किया, तो आपने कहा इसको हम डमैक में लेके चल रहे हैं, और नेचुरल सी बात है आप कंट्रोल कर रहे हैं कि अब चेक कर रहे हैं कि आफ्टर इंप्रूवमेंट आपके क्या सीन चल रहा है, क्या आपका अभी भी डेविएशन आ रहा है या नहीं, क्या टारगेट को अभी भी आप मीट कर रहे हैं या नहीं, और उसको हम आगे की फ्यूचर की प्रोसेस में इंप्रूव करने के लिए लगा देते हैं। इसी तरीके से डीएमए डीवी जब बात कर रहे होते हैं तो डिफाइन मेजर एनालाइज। अब कोई आप नई चीज करने जा रहे हैं, पहले से आपने नहीं किया, तो आपने कहा कि यार कस्टमर की क्या डिमांड है उसको डिफाइन किया, मेजर किया, जो आज का हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से हम क्या चल रहे हैं, एनालाइज किया कि यार हम लोग हमारी डिजाइन अकॉर्डिंगली हैं या नहीं। अगर वो अब आप देख रहे हैं वेरीफाई, वहां था इंप्रूव, आप कर रहे हैं वेरीफाई कि यार देखो डिजाइन, इसके बाद एक है डीएमए डी, डी मतलब आपने कहा डिजाइन करो इंप्रूवमेंट को और फिर से वेरीफाई करो कि अब हमने जो प्रोसेसेस नई बनाई वो सही है या नहीं। तो डी एम ए एनालाइज कर लिया, पहले डिफाइन किया, फिर मेजर किया, फिर आपने क्या किया एनालाइज किया कि क्या हमारी प्रोसेसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं कर रही तो फिर से आप डिजाइन करेंगे और उसको इंप्रूव करेंगे, और लास्ट में आप वेरीफाई करेंगे। ये डीएमए डीबी है। मेन डिफरेंस इन दोनों का क्या है, डमैक जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस पे लगता है, और डीएमए डीबी जो है वो किस पे लगता है, आपने कहा कि सर वो लगता है किस पे, वो लगता है आपका न्यू प्रोसेस पे। लीन सिक्स सिग्मा कुछ नहीं होता, अगर हम लीन जो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है और सिक्स सिग्मा दोनों को लगा दें तो उसको लीन सिक्स सिग्मा कहते हैं, और कुछ नहीं होता। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल मैंने आपको समझाए थे, मैंने आपको समझाया था कि देखिए बालग्रिज
EFQM वगैरह मॉडल्स हैं हमारे पास। 4 मॉडल्स हैं जिसमें मेनली हमें 2 पे फोकस करना है। तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल वगैरह को हम क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। बहुत आसान मॉडल्स हैं हमारे। नेक्स्ट क्लास में हमें 2-3 चीजें डील करनी है जो रह गई हैं। एक बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, गेन शेयरिंग है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डील कर लेंगे। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट रिवीजन हम इसका नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। एक स्टूडेंट ने, आकाश ने, कहता है सर कल क्या हुआ, बर्गर किंग ने उनको, मतलब वो बर्गर किंग में कुछ खा रहे होंगे फ्रेंच फ्राइज, एक फ्रेंच फ्राई जो था, सिंगल फ्रेंच फ्राई, वो ओवर कुक था। एक कंप्लेंट, और उसके बदले में हुआ क्या, उन्होंने उसकी पूरी की पूरी फ्रेंच फ्राइज चेंज करके दी, और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम भी दी, और सॉरी भी बोला 2 बार। अब एक बात सोचिए, आकाश खुद सोच के देखो, इसके बाद आपको नहीं लगता आप हमेशा बर्गर किंग को प्रेज ही करेंगे? दिस इज द पावर ऑफ क्वालिटी। दिस इज द पावर ऑफ क्वालिटी। ऐसे में आप कंपल्सरीली फ्यूचर में आप बर्गर किंग पे ही जाना चाहेंगे। आप खुद कहेंगे यार ये लोग हैं कमाल, मेहनत करते हैं कस्टमर के साथ। गलती हो गई उनसे, ठीक है, माना। लेकिन एक बात बताऊं, अगर हम 6 सिग्मा लगा रहे हैं तो वो सिंगल फ्रेंच फ्राई भी जला हुआ नहीं होना चाहिए था, ओवर कुक, ओवर प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी पावर होती अगर हम, तो उस केस में फिर वो आप मतलब उन्हें सॉरी भी नहीं बोलना पड़ता, उनका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। दिस इज द पावर ऑफ 6 सिग्मा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, मैं आपको, आप तो अपना एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे साथ ये चीज कई बार हो चुकी है। मेरे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना, मैं कंप्लेंट फाइल करता हूं। हिमांशु कह रहा है अब से मैं भी ओवर फ्राइड फ्रेंच फ्राई ढूंढूंगा ताकि मुझे भी फ्री में मिले। ठीक है, मैं भी क्या करता हूं, मेरे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, मैंने एक बार हल्दीराम्स को कंप्लेंट की, और हल्दीराम ने मेरे को प्रॉपर घर पे फूड डिलीवर करके दिया। प्रॉपर घर पे फूड डिलीवर करके दिया। वही फूड मुझे समझ में नहीं आया, मैं छोड़ के आ गया था। मैंने कहा आई डिडंट लाइक दैट। मैंने कहा रख लो यार, ये फूड क्या दे रहे हो मेरे को, ऐसी चीज थोड़ी खाने आया हूं मैं यहाँ पे। तो उन्होंने सॉरी भी बोला और घर पे डिलीवर करके दिया दोबारा फूड। एक बार ऐसा ही मुझे, मैंने डोमि पिज्जा हट से पिज्जा मंगवाया, तो पिज्जा जो था वो ठंडा आया। मैंने कंप्लेंट कर दी। जब उन्होंने कंप्लेंट देखी, उन्हें रियलाइज हुआ, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम आएंगे हम आपको अच्छा सर्व करेंगे। मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब नेक्स्ट टाइम गया, उनके मैनेजर ने मेरा नंबर डलवा रखा था कि मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ज़रूर उनको, मेरे को हेल्प करें। मैं गया, मेरा नंबर डालते ही मैनेजर खुद बाहर निकल के आया, उसने सॉरी बोला लास्ट टाइम के लिए। मैंने जो ऑर्डर किया था वो मुझे फ्री में दे दिया, ये लो जाओ। पहले तो मैंने घर पे मंगवाया था, इस टाइम मैं घर जब वहां गया, मैंने सिर्फ अपना नंबर डलवाया था, उसने नोट करवा रखा था नंबर। जैसे ही मेरा नंबर उसने डाला, मैनेजर बाहर आया, ही सेड सॉरी टू मी। उसने जो मेरा मील था उसने कहा फ्री में लीजिए आप, हमारी गलती थी पास्ट में, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, या गलती हो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, आपका ये रहा फूड, आप घर जाइए। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने ये सोचा बाद में, मुझे पहले पता होता तो मैं ज़्यादा ऑर्डर करता। मुझे पहले पता होता तो मैं और ज़्यादा, दिमाग में आता है ना बदमाशी सूझती है, यार ज़्यादा ऑर्डर करते फिर तो, है ना। हाँ आकाश, वो कहे कि चाहे प्राइस ज़्यादा हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कि चाहे प्राइस ज़्यादा हो लेकिन वो कस्टमर की वैल्यू करते हैं। चलो आज हम यहीं पे रुकते हैं।